बजट सामने है और उम्मीदों का अंबार भी, लेकिन किसानों के लिए ये बजट कैसा होगा और कैसा होना चाहिए, इसकी झलक दिखी हाल ही में वित्त मंत्रालय के उस पोल में जहां पूछा गया था कि बजट किस पर फोकस होना चाहिए। इस पोल में 50% से ज्यादा लोगों ने किसानों के नाम पर अपनी सहमति जताई, यानी सरकार किसानों और खेती पर फोकस कर सकती है। तो फिर किसानों को क्या चाहिए और वित्त मंत्री क्या करे कि ये बजट किसानों का बजट बने, यही समझने के लिए हम लेकर आए हैं ये खास पेशकश। सरकार किसानों की आमदनी दुगना करना चाहती है, ऐसा देश के प्रधानमंत्री का वादा है। लेकिन बात बजट को किसानों पर फोकस करने की हुई तो वित्त मंत्रालय के पोल को सामने रखकर हमने किसानों से पूछा आखिर क्या है उनकी उम्मीदें और क्या है उनकी मांगे। कर्ज माफी किसानों की फहरिस्त में सबसे आगे है। सस्ती खाद, सस्ती बिजली, सिंचाई की व्यवस्था और बीज से लेकर संगठित बाजार और उनके उत्पादों का उचित मूल्य सब उनकी लिस्ट में शामिल है। किसानों की ये मांगे कैसे पूरी हों और किसान आधारित बजट बनाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ देश के दो जाने माने एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है विजय सरदाना जी और टी हक साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय जी, आपसे ही पहले समझूंगी, लिस्ट तो काफी लंबी चौड़ी है, कोई नई बात नहीं है, मांगे नई भी नहीं है, लिस्ट बड़ी वैसी ही है, हर साल कमोबेश ऐसी ही मांगे होती है और हालात जस के तस हैं। बात अगर हम सिंचाई की ही करें तो 1 लाख करोड़ की परियोजना का ऐलान अब तक हो सकता है और काम आधा भी नहीं हुआ है। तो इस बार बजट में क्या उम्मीद की जा सकती है? ओके, चलिए विजय साहब हमारे साथ अभी जुड़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन टी हक साहब ये सवाल मैं आप ही से करूंगी क्योंकि आप बहुत डिटेल लेवल पर इस सबको देख चुके हैं। अगर हम कर्ज माफी की बात यहां पर करते हैं, हर साल किसान यही चाहते हैं कि उनके कर्ज माफ हो जाए, वहां पर कुछ क्लैरिटी मिले तो उनको खुशी मिलेगी। आपकी क्या सोच है? देखिए, कर्ज माफी वाला जो सवाल है उसमें मेरे ख्याल से काफी कंट्रोवर्शियल इश्यूज है। इसमें ये मत नहीं हो पाएगा कई कारणों से। एक तो लोग कहते हैं कि अगर ऐसा पहले भी एक बार हुआ था और उसके बाद वो काफी ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स जो एबल भी थे लोन को रिफंड करने के लिए या रिपे करने के लिए, उन्होंने भी रिपेमेंट का प्रोसेस बंद कर दिया था। तो कहने का मतलब लोगों को यह है कि इस तरह की चीजों को एनकरेज नहीं किया जाए, इसके लिए भी काफी सोच है इकोनॉमिस्टों में। और ये कहा जाता है कि इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज के दिन में, कैसे डायरेक्ट क्रेडिट, बैंक क्रेडिट या कोऑपरेटिव क्रेडिट ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स को डायरेक्टली दिया जाए। इनडायरेक्ट क्रेडिट डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर विजय जी भी जुड़ चुके हैं, उनको भी अब चर्चा में जरा शामिल करते हैं। विजय जी, आप तो किसानों के साथ, गवर्नमेंट के साथ, पूरी इकोनॉमी से काफी जुड़े हुए हैं। आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि डिमांड तो ऑलमोस्ट वही रहती है, लिस्ट लंबी चौड़ी रहती है, सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है, कोई नई चीज भी ऐड नहीं हुई है, बेसिक वही, मोटे तौर पर वही सारी चीजें हैं। सिंचाई को लेकर अगर देखा जाए, कई करोड़ की, लाखों करोड़ों की परियोजनाओं का यहां पर ऐलान होता है, अभी फिर से यहां पर ऐलान होगा, लेकिन काम यहां पर तो आधा भी नहीं पहुंचा है। तो आपको क्या लगता है इस बार के बजट में क्या हो? देखिए, ये दुख की बात है क्योंकि हमने आज तक एग्रीकल्चर को एक पॉलिटिकल एक्टिविटी की तरह देखा है। हम सोचते हैं सिर्फ हम घोषणाएं कर देंगे तो किसान खुश हो जाएंगे और उससे हमारा वोट बैंक और पॉलिटिक्स चलती रहेगी। अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि आज इसका खामियाजा इस देश को उठाना पड़ रहा है। आपका फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है, आपकी महंगाई कंट्रोल में नहीं है, आपकी रूरल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है और आपका फूड इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। तो इस बार सरकार को बहुत सीरियसली इस बात पे सोचना पड़ेगा कि क्या हम खेती के साथ राजनीति करेंगे या उसको ईमानदारी से इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ के और वो कदम उठाएंगे और वो पॉलिसीज बनाएंगे जो इस देश के हित में है। अब ये आने वाले बजट से पता लगेगा कि इस देश की सोच क्या है।
सरदाना साहब, इसी से जुड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही एम्बिशियसली सरकार ने अनाउंस किया कि 2020 तक किसानों की आमदनी को दुगना किया जाएगा। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या कुछ तस्वीर सुधरी है? आपको लगता है कि जिस तरह के वादे यहां पर सरकार ने किए हैं, क्या उस दिशा में काम हो रहा है? देखिए, अगर मैं इतिहास देखूं तो आज तक इस देश के पास ना तो कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी है, मैंने तो आज तक इस देश की कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी देखी नहीं, ना इस देश के पास कोई फूड सिक्योरिटी पॉलिसी है। आज हमने एक तीसरा स्लोगन दे दिया है कि हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। इसका एक्शन प्लान कहां है, इसका एजेंडा क्या है, ये आज तक सरकार ने नहीं बताया है। सिर्फ ये कहा गया है कि हम 2022 तक ऐसा करेंगे, जबकि इस सरकार का टेन्योर 2019 में खत्म होता है। अगर ये नहीं हो पाया तो कौन जिम्मेवार होगा, किसको आप अकाउंटेबल बनाएंगे? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब भी सरकार इस तरह के स्लोगन दे, उसके साथ कम से कम एक एक्शन प्लान भी रिलीज करे कि वो करना कैसे चाहते हैं। आज तक यही हुआ है कि हमने स्लोगन दिया है और उसके साथ ना तो हमने कोई एक्शन प्लान देखा है, ना उसकी कोई रूपरेखा देखी है। सिर्फ एक स्लोगन के भरोसे इस देश में सबको खुश रखा जा रहा है। मुझे लगता है कि ये चिंता की बात है। और जहां तक बात है इनकम डबल होने की, तो डबल होगी कैसे? या तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करिए, हाँ। या प्राइस रियलाइजेशन को डबल करिए जी। अगर आप रियलाइजेशन डबल करते हैं तो महंगाई बढ़ती है, आपका कंज्यूमर भी गरीब है। अगर किसान गरीब है तो इस देश की 60% आबादी भी गरीब है। पैसा कौन देगा? इसका मतलब एक ही बचता है कि आपको सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी, और सब्सिडी के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो कहां से कैसे होगा ये प्लान, हमें कम से कम ये सरकार बताए तो सही, हम बहुत खुश होंगे ये सब देख के। एक इशू पे जो प्लान है वो कौन कौन से बेसिक इशू हैं, उसको हम अब धीरे धीरे करके यहां पर एड्रेस करते हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। हक साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि सबसे बड़ी जो समस्या है किसानों के सामने मार्केट की होती है। चलिए, उनके पास बीज भी है, खाद भी आ गई, इरिगेशन की फैसिलिटी है, लेकिन जब सामने उनके पास माल पड़ा होता है, उनका अनाज पड़ा होता है, फसल होती है, मार्केट में जाकर उसे सही मूल्य पे निकालना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उसी मार्केट में कारोबारी मोटी कमाई कर लेता है, लेकिन वही एक बेचारा किसान है जो धरा का धरा वहीं रह जाता है। ई-नाम प्रोजेक्ट सरकार का एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन एफिकेसी इसकी कैसी दिख रही है? क्या ये उस दिशा में काम कर रहा है जैसा करना चाहिए, जैसा एक्सपेक्टेड है? देखिए, सरकार ने जो काम शुरू किया है पिछले दिनों में, तो इससे तो लगता है कि सिंसियरली कोई एफर्ट है कि सारे देश के जितने भी बड़े बड़े मार्केट्स है, जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके है, वहां उनको इंटीग्रेट किया जाए, और जहां नहीं है वहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए। दोनों पे फोकस है आज के दिन में। और अभी तक जो हम सोच रहे थे कि 585 जो होलसेल मार्केट्स है, रेगुलेटेड मार्केट्स है, उनको उस ई मार्केटिंग में लाया जाएगा 2018 तक। तो मुझे तो लगता है 2018 के भी शायद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए 2017 तक भी हो सकता है वो। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हो रहा है। तीसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ी समस्या है कि इस देश में करीब करीब 6700 होलसेल रेगुलेटेड मार्केट्स हैं। अगर और सारे मार्केट्स को इंटीग्रेट करना है और इसी स्पीड से कि 500 आपने कर लिया या 600 कर लिया, उसी में आप सेटिस्फाइड हो गए, तो फिर काम चलेगा नहीं। और जिस 10 स्टेट्स में जो थोड़े से मार्केट्स को इंटीग्रेट करने का प्रयास हुआ है, वहां भी एक एक दो कमोडिटीज लेके सारे प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अभी उसमें शामिल नहीं किया गया। तो रास्ता बहुत लंबा है, और अभी गवर्नमेंट अगर ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करेगी तभी इसका फायदा होगा। दूसरी बात यह है, आपका क्या टेक है इसमें ई-नाम को लेकर? ई-नाम को लेके कि अभी गैप्स इसमें बहुत है। गवर्नमेंट सिंसियरली कर तो रही है, लेकिन जो एफर्ट से रिजल्ट आ रहा है कि जैसे मैंने कहा कि 2017 तक भी अगर हमने 585 होलसेल मंडीज को टेकन योर पॉइंट हक साहब, मुझे आपका पॉइंट समझ में आ गया। मैं सरदाना साहब से एक चेक इस पे लेना चाह रही थी कि सरदाना साहब, जो फ्री ट्रेड प्रैक्टिसेस को लेकर सरकार काफी यहां पर जोर दे रही है, हक साहब ने राइटली कहा कि हो सकता है 585 मंडियों की जो मार्केट्स को जोड़ने की बात है, वो हो सकता है कि समय से पहले ही वो टारगेट कंप्लीट हो जाए, लेकिन जितने बड़े हमारे रेगुलेटेड मार्केट्स हैं उसका नंबर इतना बड़ा है, उसका तो ये 10वां हिस्सा भी नहीं है। क्या हम सही दिशा में हैं? क्या कुछ और किया जा सकता है इसको स्पीड अप करने के लिए या बेटर करने के लिए?
देखिए, कॉन्सेप्ट वाइज एपीएमसी भी बुरा नहीं था, ई नाम भी बुरा नहीं है, कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है एग्जीक्यूशन की। आज भी आपके एपीएमसी में किसान को एमएसपी नहीं मिलता है, और ई नाम पे एमएसपी मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। निश्चित रूप से हमें यह समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर जब तक आप किसानों को संगठित नहीं करोगे, जब तक आप उनकी बार्गेनिंग पावर इंप्रूव नहीं करोगे, तब तक मार्केट फोर्सेस में किसान को कोई सही दाम नहीं देगा। और ये ट्रेजेडी इस देश की है कि किसान हमेशा रिटेल में माल खरीदता है और होलसेल के रेट पे माल बेचता है, और दोनों तरफ से उसकी पिटाई होती है। तो कहीं ना कहीं हमें यह सोचना पड़ेगा कि किसान के जो संगठन है, हमने कोऑपरेटिव सेक्टर्स को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। इस देश में कोऑपरेटिव्स को स्ट्रेंथन करने की बात नहीं होती। आज अमूल एक हमारे सामने एग्जाम्पल है जहां पे किसानों ने संगठित होकर अपने हक के लिए काम किया और उनका फायदा उनको मिला। जब हमारे पास अपने एग्जाम्पल्स हैं, हमने उनको बाकी सेक्टर्स में कभी भी ढंग से उसको प्रमोट करने की कोशिश नहीं करी। अब हमने इनाम की बात हम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको इंटरनेट चाहिए, आपको किसान के लिए प्राइस डिस्कवरी चाहिए। प्राइस डिस्कवरी कैसे होगी? आज भी जो एगमार्क है, एगमार्क नेट पे जो प्राइसेस आते हैं, वो अगर आप देखें और एक्चुअल मार्केट में प्राइस देखें तो उसमें कोई कोरिलेशन है ही नहीं। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर, आपका जो पूरा सिस्टम जो उसमें इंफॉर्मेशन फीड करेगा, और जो व्यापारी वहां बैठा हुआ है, उनके बीच में कनाइवेंस ना हो, किसान को उचित प्राइस मिले, इसका कोई प्रावधान कानून में भी नहीं है। और जहां तक बात है एमएसपी की, एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब सरकार ये मानती है कि किसान को कम से कम इतना मिलना चाहिए। तो कानूनी रूप पे सरकार एपीएमसी में ये कानून क्यों नहीं बना देती कि कोई भी इंसान एमएसपी के नीचे ना खरीदेगा ना बेचेगा? आप उसके आधार पे एक एमएसपी तो फिक्स कर ही सकते हैं इस देश में। बेसिक यहाँ पर मार्केट तो है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं। टी हक साहब, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट सरदाना साहब ने रेज किया डेटा एंट्री को लेकर। पॉलिटिकल विल पावर नहीं है एग्जीक्यूट करने की। जी, टी हक साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, टेक्नोलॉजी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, खासतौर से जो इसकी अहम कड़ी है किसान, वो नहीं अब तक जुड़ पाया है। कितना महत्वपूर्ण होगा सरकार के लिए अब इस बजट में टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ ऐलान करने में, और अभी किस तरह का काम हुआ है? नहीं, जैसे आपको ई मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में ही टेक्नोलॉजी की बात करूं या मार्केट एक्सेस की बात करूं, तो देखिए ई मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको एमएसपी दिया जाए या नहीं दिया जाए। ई मार्केटिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि किसानों को एक वाइडर मार्केट एक्सेस मिले, कि घर पे बैठे या नियरेस्ट लोकल मार्केट में जाके आपको हर एक मार्केट का, अराइवल का, प्राइसेस का इंफॉर्मेशन मिले, और आप एक मार्केट में बैठ के किसी भी देश के जो इंटीग्रेटेड मार्केट सिस्टम है उसमें ट्रांजैक्शन कर सके। तो उससे मार्केट बेनिफिट लोगों को मिलेगा, किसानों को, और उस डायरेक्शन में काम हो रहा है। दूसरी बात एक है, गवर्नमेंट ने अभी कुछ एक्सरसाइज किया था, अभी फाइनल डिसीजन क्या होगा पता नहीं है, बट जैसे प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट की बात थी कि अगर मार्केट में कहीं भी किसी भी देश के कोने में किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस जो है एमएसपी से नीचे जाती है तो गवर्नमेंट जो डिफरेंस है उसको पे करेगी। दूसरी बात है कि अगर वो नहीं होती तो एवरेज जो मार्केट प्राइसेस है पिछला 3 साल का, उससे जो इस साल का मार्केट का प्राइस है उसमें जो डिफरेंस आएगा, अगर वो कम है तो मतलब जैसे इस साल का मार्केट प्राइसेस कम है पिछले 3 साल का एवरेज प्राइसेस से, तो जो कमी है। हक साहब, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मुझे ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ेगा। हम चर्चा जारी रखेंगे, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन इस बजट में जो किसानों की फहरिस्त में सबसे ऊपर और सबसे बड़ी जो डिमांड होती है वो होती है कर्ज माफी की। हमने इस पर चर्चा इनिशिएट की है, लेकिन इसको विस्तार से समझना होगा। इस बजट में क्या पोजीशनिंग हो सकती है कर्ज माफी की, उम्मीद पर ये कितना खरा उतरेगा, सरकार इसे कैसे लेगी, इन सब पर करेंगे बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। किसान क्या चाहता है इस बार सरकार से, इस आने वाले बजट से, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। विजय सरदाना साहब और टी हक साहब हमारे साथ बने हुए इस पर चर्चा करने के लिए। सरदाना साहब, आपसे समझना चाहूंगी, कर्ज माफी एक बड़ी मेगा मांग होती है हर किसान की, हर बजट में हमेशा। इस बार आपको क्या लगता है कर्ज माफी पर सरकार किस तरह से प्रोसेस कर सकती है इसे इस बजट में?
देखिए, कर्ज माफी का तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट रेट को शायद सरकार को कम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से किसानों को प्राइस रियलाइजेशन नहीं हुआ है डीमोनेटाइजेशन के बाद, तो सरकार किस तरह से किसानों को फाइनेंशियली इंसेंटिवाइज करेगी ये हमें देखना होगा। और ऋण माफी हो सकती है, कर्ज माफी का पूरा जो ऋण जो है, कर्ज के ऊपर जो ब्याज है वो शायद माफ हो सकता है, ब्याज मतलब पूरा कर्ज माफ ना हो, ये शायद मुझे लगता है। ओके, टी हक साहब, आप क्या सोच रखते हैं इस बारे में? यही सोच रखता हूं कि कम से कम कर्ज माफी का जहां तक सवाल है, ये होने की उम्मीद बहुत ही कम है, रेयरेस्ट एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोन जो है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, होनी चाहिए, और इंटरेस्ट रेट भी घटने की उम्मीद है दोनों में, क्रॉप लोन में भी और आपके लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट लोन में भी। तो इतना ही एग्रीकल्चर क्रेडिट के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि कैसे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को और ईस्टर्न इंडिया के फार्मर्स को इसमें थोड़ा सा ज्यादा एक्सेस दिया जाए, तो उसके लिए भी एक सोच हो सकता है। टी हक साहब, आपने यहाँ पर डायरेक्ट एग्री क्रेडिट और इनडायरेक्ट एग्री क्रेडिट की बात की थी। इस बजट में क्या उम्मीद की जा सकती है? इसको लेकर कितना इफेक्टिव होगा? इसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करने की जरूरत है? नहीं, एक तो है कि अमाउंट बढ़ाने की बात है, वो तो गवर्नमेंट आराम से डिक्लेयर इनको कर ही सकती है कि डायरेक्ट जो लोन है उसका अमाउंट बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि कोई स्पेशल स्कीम्स के अंतर्गत भी ईस्टर्न इंडिया के फार्मर जहां पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और खास कुछ हो नहीं रहा है हुआ एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के कॉन्टेक्स्ट में, तो उस पर भी एक ध्यान दिया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जहां आपने कहा कि डायरेक्ट क्रेडिट की बात है, डायरेक्ट क्रेडिट इसलिए जरूरी होता है कि इनडायरेक्ट क्रेडिट डीलर्स के पास जाते हैं, ट्रेडर्स के पास जाते हैं या एग्रो प्रोसेसर्स वगैरह के पास जाते हैं, वो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ साथ पिछले दिनों देखा गया कि जो डायरेक्ट क्रेडिट का शेयर है वो सब्सटेंशियली घट गया है और उसको बढ़ाने की जरूरत है। पॉइंट टेकन। चलिए, वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तब हम चर्चा करेंगे कि कृषि में बैंकिंग की व्यवस्था और फंडिंग कितनी जरूरी है और इस बजट में किस प्रकार के ऐलान इन दोनों क्षेत्रों में हो सकते हैं। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। तेईस साल आने वाला बजट होगा किसानों का बजट। क्या उनकी मांगे इस बार हो पाएंगी पूरी? इस सब पर हम कर रहे हैं चर्चा। सरदाना साहब, लगातार बैंकिंग व्यवस्था के बारे में चर्चा होती है। सरकार कहती है कि हम डायरेक्ट एग्री क्रेडिट पर फोकस करेंगे, हम यहां पर सारे मार्केट्स को जोड़ेंगे, किसानों तक यहां पर बेहतर फंडिंग हो पाएगी। लेकिन उसके लिए बैंकिंग व्यवस्था का तो सुचारू होना जरूरी है। रूरल बैंकिंग सिस्टम की अभी क्या स्थिति है और क्या इस बजट में कुछ लगता है ऐलान ऐसे संभव हो पाएंगे? देखिए, इस देश में करीब 6 लाख गांव हैं और इस पूरे देश में करीब 1.25 लाख बैंक ब्रांचेज हैं। तो इस बात, और ज्यादातर वो शहरों में है, तो इस बात से तो बहुत क्लियर है कि आज कम से कम 5 लाख गांव ऐसे हैं इस देश में जो बैंकिंग व्यवस्था से डायरेक्टली नहीं जुड़े हुए हैं। इसीलिए इतने सारे मिडिलमैन इस लाइन में है, क्योंकि हमारा बैंकिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है। किसानों के लिए तो कम से कम वो यूजफुल नहीं रहा है। जहां तक बात है इस बजट में, निश्चित रूप से डीमोनेटाइजेशन के बाद ये बात सामने निकल के आई है कि किसान बगैर बैंकिंग व्यवस्था के लिए बहुत परेशान है, तो सरकार को निश्चित रूप से कुछ करना चाहिए। लेकिन बैंकिंग के अलावा हम बात कर रहे हैं किसानों को क्रेडिट की। हम किसानों को पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन पैसे के साथ जो उनको खेती संबंधित जानकारी चाहिए, वो जो एक्सटेंशन सिस्टम होना चाहिए, वो आज पूरी तरह से डिफंक्ट हो चुका है। अगर आप उन किसानों को पैसा दे भी देंगे और वो अगर ढंग से किसी भी टेक्नोलॉजी को नहीं सेलेक्ट कर पाए या उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाए, तो जो पैसा हमने उनको दिया वो उनके लिए लायबिलिटी बन जाएगा, एसेट नहीं बन पाएगा। सवाल ये मेरा अगला है, बिल्कुल यही मेरा अगला सवाल है सरदाना साहब, लेकिन ये मैं टी हक साहब से पूछूंगी। टी हक साहब, एग्रीकल्चर रिसर्च रिपोर्ट्स तो बहुत सारी आती है, ग्लोबल मार्केट में भी आती हैं, भारत में भी होती हैं, लेकिन किसानों तक पहुंच नहीं पाती हैं। कुछ निकलती हैं तो रिलायबल भी नहीं होती है। किस डेटा पर रिलाय करके चले, कैसा कोरिलेशन हो, यहां पर क्या करने की जरूरत है और किस तरह से किसानों तक पहुंचे, इस पर क्या करने की जरूरत है सरकार को, खासतौर से इस बजट में?
एक तो यह है कि जैसे एग्रीकल्चर रिसर्च में इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी बहुत ही इनएडिक्वेट है एग्रीकल्चर रिसर्च पे जो इन्वेस्टमेंट है। और एक्सटेंशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करके स्टेट लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे वो जो भी नई टेक्नोलॉजी जब जनरेट होता है तो उसको फार्मर्स तक पहुंचाया जाए इफेक्टिवली इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो ये एक बहुत क्रिटिकल नीड है और मेरे ख्याल से सरकार इस पे सरकार को ध्यान देनी चाहिए अगले बजट में। दूसरी बात है कि बाकी जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड की बात कही गई, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कही गई, कैसे वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन वगैरह यूज करके, तो उसमें भी थोड़ा सा कुछ मेरे ख्याल से इस बार अटेंशन रहेगा। थर्डली जो आपने पहले ही डिस्कस किया कि मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जाए रूरल एरियाज में, क्योंकि उसके बिना होगा नहीं। देखिए ना, आपने देखा होगा कि ऑन एवरेज कहा जाता है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो एग्रीकल्चर मुद्दे बहुत सारे हैं, सिचुएशन अभी भी जस की तस है, किसानों की बहुत सारी मांगे हैं इस बजट से, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, इसकी पहुंच बहुत जरूरी है, जिसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। सदाना साहब, टी हक साहब, बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। तो हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।